Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 15 जुलाई 2025 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां पे 59,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को वहां से डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कैम्बोडिया को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं और सबसे पहले आज देखते हैं हमारे न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है बहुत ही ज़्यादा डिटेल से। देखो आज का न्यूज़पेपर सेशन थोड़ा सा हैवी रहेगा क्योंकि आर्टिकल्स ज़्यादा हैं मतलब काम के हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला आर्टिकल पेज नंबर 1 पे प्रेजेंट है, इन्फ्लेशन के बारे में बात हो रही है। इन्फ्लेशन इस बार काफ़ी कम रहा है जून 2025 में। जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के लिए आर्टिकल है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह के बारे में हम लोग बात करते रहते हैं। फिर इसी के साथ बगल में एक और आर्टिकल आपको वही पेज नंबर 1 पर ही देखने को मिलेगा, ये वाला कि इंडिया चाइना दोनों को करंट समय पर डी एस्केलेशन के ऊपर में ज़्यादा काम करना चाहिए। बॉर्डर के ऊपर में दोनों की जो फोर्सेस तैनात हैं उनको पीछे पीछे करना ज़रूरी है ताकि हम बॉर्डर पर शांति को बना सकें। फिर आर्टिकल नंबर जो 3 होने वाला है आज का, ये पेज नंबर 6 पर प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको पता होगा एक्जियम 4 मिशन के बारे में। तो शुभांशु शुक्ला जी का वापस से रिटर्न हो रहा है पृथ्वी पे, ठीक है। तो अभी आपको पता है 18 दिन लगभग हो चुके हैं एक्जियम 4 मिशन को कंडक्ट करे हुए। तो स्पेस में उन्होंने कौन कौन सी रिसर्च की हैं, तो उस रिसर्च को लेकर भी एक आर्टिकल पब्लिश है। तो दोनों के दोनों आर्टिकल पेज नंबर 6 पर हैं, दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे। स्पेस को लेकर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगा जो आपका जीएस पेपर नंबर 3 का पार्ट है। फिर उसके बाद पेज नंबर 5 पर ये 5वां आर्टिकल है जो अगेन पेज नंबर 6 पर है, जहां पर केंद्र सरकार ने नए प्रकार के कोल प्लांट नियम को प्रस्तुत किया है। तो नए नियम क्या है और वो नए नियम को डिफेंड किया है इन्होंने, इसको डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर छठा आर्टिकल जो है आज का, ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, उन सभी को कह दिया गया है कि भाई जो भी सामान आपके यहाँ पर बिक रहा है उसमें ऑयल कितना प्रेजेंट है। किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में समोसा बिक रहा है तो कितना ऑयल है, ये सब चीज़ें, कितना उसमें नमक है, ये सब जानकारी पब्लिसाइज की जाए, लोगों को पता चल सके ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकें। पेज नंबर 6 पे आर्टिकल है जीएस पेपर नंबर 2, हेल्थ के लिए आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। फिर 7वां आर्टिकल आज का बात करता है हमारे साइंटिस्ट ने एक फेरोमोन ये नाम का जो केमिकल है जो एनिमल्स रिलीज करते हैं, इसको फाइंड किया है। और स्पेशली ये केमिकल जो लोकस्ट होते हैं, जो टिड्डियाँ होती हैं, वो अपने ग्रुप को इकट्ठा करती हैं। तो हम कैसे इन लोकस्ट से बच सकते हैं, अपने खेतों को बचा सकते हैं, क्योंकि इन टिड्डियों का अटैक हमारे खेतों पे होता है। और जो बेसिकली अटैक हुआ भी था 2021 में, बड़े मात्रा में लोकस्ट अटैक हुआ था इंडिया चाइना के अंदर, वो आपने देखा होगा। बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो टॉपिक है ये भी आपका पेज नंबर 7 पर है, जीएस पेपर नंबर 2 जीएस पेपर नंबर 3 साइंस वाले पोर्शन से आप इसको लिंक कर पाएंगे। 8वां आर्टिकल आज का एक एडिटोरियल है। एडिटोरियल में बात किया जा रहा है, शशि थरूर जी ने लिखा है द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एंड यूरोप। भारत और यूरोप के जो संबंध है वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इन संबंध को आगे लेकर चल सकते हैं, वो डिस्कस किया जा रहा है। पेज नंबर 8 पर है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। 9वां आर्टिकल अगेन एडिटोरियल है, इसी के नीचे ही प्रेजेंट है। वेमेन स्टेम करियर के बारे में बात हो रही है, साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें महिलाओं का रोल कितना ज़्यादा बड़ा है, बट जॉब्स नहीं मिल पा रही है महिलाओं को, उसके बारे में राइटर ने डिस्कस किया है, सोल्यूशन भी दिया है। पेज नंबर 8 जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी। फिर पेज नंबर 10 पर एक और एडिटोरियल, ये 10वां आर्टिकल है, एक और एडिटोरियल आपको मिलेगा, ये डेटा पॉइंट है बेसिकली सेम। पेज नंबर 9 पर है, डाउरी डेथ के बारे में बात हो रही है, दहेज को लेकर इंडिया में कितनी सारी डेथ हो रही है उसको लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो आपको कुछ डेटा फैक्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं जिसको आप मेंस एग्जामिनेशन में यूज़ करोगे। जीएस पेपर नंबर 1 सोसाइटल इशू। फिर उसके बाद में 11वां आर्टिकल आज की बात करता है मछलीपट्टनम पोर्ट के बारे में। एक बहुत पुराना पोर्ट, पुराने ज़माने में एंशिएंट समय पर यूज़ किया जाता था। इस पोर्ट को वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, दोबारा से बनाया जा रहा है। पेज नंबर 12 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़, क्योंकि पोर्ट को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है। तो ये हो गया दोस्तों आपका झटपट एक ओवरव्यू खत्म। शुरुआत करेंगे हम लोग अपने सेशन की थंबनेल वाले आर्टिकल के साथ में। जो हमने थंबनेल में मेंशन कर रखा है ऑपरेशन शिवा, वो आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है दोस्तों।
ये पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में क्या हुआ है, देखो हर साल अमरनाथ यात्रा होती है। अब अमरनाथ यात्रा करने के लिए आपको जम्मू से होके कश्मीर से होकर जाना पड़ता है। अब आपने देखा इस साल कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमारे साथ बहुत गलत हुई। फॉर एग्जांपल 22 अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ, जो पाकिस्तान की साइड से स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के थ्रू करवाया गया। उसके बदले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया इन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए और अपना रेवेंज लेने के लिए। ये सब कुछ हुआ, लेकिन दोस्तों अभी ये इंसिडेंट ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, तो हमें सिक्योरिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव करके रखने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो अमरनाथ यात्रा होती है, अमरनाथ गुफा तक हमारे देश के बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो हर साल जाते हैं। ठीक है, अमरनाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। भगवान शिव जी के कॉन्टेक्स्ट में लोग जाते हैं वहाँ पर अपनी यात्रा करने के लिए, अपने दर्शन करने के लिए। तो अब दोस्तों इस बार अगर आप देखोगे तो ये जो यात्रा है ये जाती पहलगाम से ही है, उसी रीजन जहाँ पे पिछले कुछ समय पहले अभी ये पूरा डिस्प्यूट हुआ। तो यहाँ से लोग जाते हैं गुजर के, एक रास्ता पहलगाम से है, दूसरा रास्ता एक ऊपर से है, वो अभी हम मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो इसी के लिए दोस्तों ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन शिवा। नाम ही शिवा रखा गया है शिव जी से रिलेटेड। ये हाई सिक्योरिटी ऑपरेशन है। इसको किसने लॉन्च किया है? हमारी भारत की आर्मी ने। ये इसके लॉन्च करने के पीछे का मेन पर्पस है कि जो अमरनाथ यात्रा है, जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं दर्शन करने के लिए, वो सब सेफ रहें, स्मूथ तरीके से ये पूरा इवेंट को हम कंडक्ट करवा सकें। अल्टीमेट पर्पस हमारा यही है। तो अमरनाथ यात्रा होती क्या है? हर साल होने वाली श्रद्धालुओं की एक इम्पॉर्टेंट यात्रा, जो अमरनाथ की गुफा तक यहाँ पर जाते हैं लोग घूमने के लिए। हिमालयाज में आप देख पाओगे ये लगभग, ये जो गुफा है ना अमरनाथ की, ये कितनी ऊंचाई पर है? 3888 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे डिवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पे पूजा करते हैं, क्योंकि आपको बर्फ़ का शिवलिंग यहाँ पे नज़र आता है। जो बर्फ़ का शिवलिंग है वो भगवान शिव जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बर्फ़ का शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा, ये खासकर अपने पूरे पीक पर, क्योंकि ये बर्फ़ है तो भी धीरे धीरे करके यहाँ पर ये इसका जो साइज़ है वो बढ़ता भी है। ठीक है, तो ये जो अपने पूरे पीक साइज में आता है वो जुलाई से अगस्त के बीच में आता है, याद रखिएगा जो टाइम पीरियड चल रहा है। और इन्हीं जुलाई अगस्त, इन 2 महीनों के अंदर लाखों श्रद्धालु हर साल जाते हैं अमरनाथ की यात्रा करने के लिए। ठीक है, इस केव के दर्शन करने के लिए। अब ये यात्रा होती कैसे है? जम्मू कश्मीर में जाओगे तो सबसे पहले मैंने बताया एक जगह पहलगाम से निकलती है। तो ये रास्ता पहलगाम से होता हुआ दोस्तों इस प्रकार से बेस कैंप से होता हुआ, शेषनाग होता हुआ, ये जो पंचतमी है इससे होते हुए, संगम से होते हुए, तब जाकर हम पहुंच सकते हैं अमरनाथ की गुफा। या फिर दूसरा रास्ता बलतल से जाता है। ये वाला रास्ता बलतल वाला ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है कि ज़्यादातर पहलगाम वाला जो रास्ता है उसको फॉलो किया जाता है। अब प्रॉब्लम एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है? वही जो हमने देखा रिसेंटली, टेररिस्ट जो अटैक हुआ। इसी वजह से जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर है, हमने वो कंडक्ट किया था। नाउ आज के समय पर ऑपरेशन शिवा चलाया जा रहा है। आपको रीजन समझ में आ चुका है कि हम टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। जो भी लगातार धमकियां दी गई हैं पाकिस्तानी बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप की साइड से, वो सारी धमकियां ही बनी रह जाएं। कोई यहाँ पर अपना प्लान इन्होंने बनाया भी है तो उसको कभी भी सक्सेसफुल ना होने दिया जाए। हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पर तैनात है। वो आप देखोगे हर एक प्रकार के इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है 8500 से ज़्यादा ट्रूप्स को करंट समय पर डिप्लॉय किया गया है, वहाँ पर तैनात किया गया है। इतने सारे ड्रोन्स करंट समय पर लगातार निगरानी बना के रखे हुए हैं, सर्विलांस कर रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी अटैक होने के चांसेस होते हैं, कहीं से कोई भी हमें शंका लगती है या कहीं से दुश्मन का कोई ड्रोन या दूसरी और एरियल थ्रेट्स आते हैं, उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें, हवा में मार के गिरा सकें। तो करंट समय पर रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, हर एक प्रकार के मूवमेंट्स को ट्रैक किया जा रहा है अमरनाथ यात्रा में। तो दोस्तों अब ऑपरेशन शिवा के कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस हाईलाइट में मैंने आपको बताया कि एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया गया है। इसमें एक कोऑर्डिनेशन बना के रखा है हमारी इंडियन आर्मी, सीएपीएफ में हमारी सीआरपीएफ हो गई, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ हो गई, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो गई, ये सब शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस भी दोस्तों यहाँ पर मिलकर काम कर रही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है। सबका अल्टीमेट मेन पर्पज़ क्या है कि इस पूरी यात्रा को सुरक्षित रखा जा सके, जो सर्विलांस है उसको मेंटेन किया जा सके, आतंकवाद से लड़ा जा सके, कोई घटना होती है तो इमरजेंसी रिस्पांस दिया जा सके। इसी के लिए हम लोगों ने 8500 से ज़्यादा अपने सोल्जर्स को वहाँ पर तैनात कर रखा है।
ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। फिर आपने देखा होगा काफ़ी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ये भी पब्लिश हो रहे हैं कि ढेर सारी अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ऑपरेशन शिवा में। जब मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो एक है काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, तो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? इसका मेन पर्पज़ होता है जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, ठीक है, या कह सकते हैं दुश्मन के जो ड्रोन हैं, दुश्मन के ड्रोन को शूट डाउन करना, उनको डिटेक्ट करना, उन सारे ड्रोन्स को जैम कर देना, ये मेन पर्पस होता है। फिर ऐसी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मैंने आपको बताया, आज बहुत सारे जो ड्रोन्स है दोस्तों वो तैनात कर रखे हैं जो बेसिकली अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, इस रूट के ऊपर में निगरानी बना के रखे हैं। हाई रेजोल्यूशंस के कैमरास यहाँ पर यूज करे गए हैं, सभी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सके, हर एक प्रकार की एक्टिविटी उस कैमरे के अंदर में कैप्चर होती रहे। कोई डिजास्टर होता है उसके लिए पहले से तैयारी प्रिपेयर्डनेस रेडी है। 150 प्लस डॉक्टर्स मेडिकल स्टाफ को तैनात कर दिया गया है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखोगे 2 एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन, 9 मेडिकल एड पोस्ट, 100 बेड हॉस्पिटल, 26 ऑक्सीजन बूथ, इन सब चीजों पर काम किया गया है। 2 लाख लीटर ऑक्सीजन वहां पर प्रोवाइड करवाई गई है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है ऑक्सीजन की कमी होती है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, तो पूरी तैयारी यहां पर करंट समय पर कर दी गई है ताकि लोगों की जो जर्नी है वो स्मूथ हो सके, वो इजी हो सके, लोगों को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यहां पर बनाया गया है, आर्मी की साइड से यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जा रहा है, लगातार कम्युनिकेशन बना के रखे हैं, चारों तरफ से एक सेंटर से कनेक्ट किया गया है। उसके अलावा जो हमारा बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी वहां पर तैनात कर रखा है कि कहीं पर कोई जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, ठीक है, या फिर जो एम्प्रोसिव एक्सप्लोसिव डिवाइस होते हैं जिसको बोलते हैं आईईडी, छिपा के रखा जाता है, जमीन के अंदर दफनाया जाता है, इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, कहीं पर अगर कोई ऐसा थ्रेट हो उसको डिटेक्ट किया जा सके, तो उसके लिए पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। क्वेश्चन यह है कि इस साल ऐसा क्यों? सर हर साल होती है अमरनाथ यात्रा, हम तो हर साल नहीं सुनते हैं, इस बार ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। रीजन आपको पता है, वही जो 22 अप्रैल का पहलगाम टेरर अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया। तो जगह जो है आज के समय पर वो अभी भी सेंसिटिव है, तो फोकस हमारा यही है कि क्राउड को अच्छे से मैनेज करें, मेडिकल इमरजेंसी अवेलेबल करवाएं, कोई नेचुरल हैजार्ड, लैंडस्लाइड, रेन अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उस दौरान भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की हर एक इक्विपमेंट वहां पे हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया उसका एक छोटा सा सार आपके सामने एक छोटे से पैरा में प्रेजेंट है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। नाउ अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे दोस्तों, तो आपका जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां पे आपको पता होना चाहिए अमरनाथ केव श्राइन के बारे में। तो अमरनाथ केव की जब हम बात करते हैं तो ये अमरनाथ गुफा बहुत ज्यादा पवित्र स्थल माना जाता है हमारे हिंदुइज्म में, जो लॉर्ड शिव, भगवान शिव जी से एसोसिएटेड है। ये कहां पर प्रेजेंट है? जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से दृश्य हमको दिखाई देता है जुलाई से अगस्त के बीच में। ठीक है, ये जो शिवलिंग है, जो ये बर्फ का शिवलिंग है दोस्तों, ये अपने पूरे साइज को अपने पीक वाले साइज पर आता है जुलाई से अगस्त के बीच में। ये ऊपर से ना जो ड्रॉप्स हैं, जो पानी की बूंदें हैं वो टपक रही होती हैं, वो पानी की बूंदें नीचे इस तरीके से फ्रीज होती चली जाती हैं, और फ्रीज होते होते दोस्तों यहाँ पर ये शिवलिंग का शेप लेती हैं। आपने वो ज्योग्राफी के अंदर स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट सुना होगा, वही कॉन्सेप्ट दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया इसका एग्जैक्ट लोकेशन पहलगाम तहसील से होते हुए निकलता है जम्मू कश्मीर में, ये रास्ता पूरा वहां से क्रॉस करना है। अमरनाथ पीक की बात करेंगे, अमरनाथ की जो चोटी है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? गांदेरबल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ये जो चोटी है वो और भी ऊंचाई पर है, जो गुफा है वो लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन जो चोटी है दोस्तों वो 5186 मीटर की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रास्ता मैं आपको बता चुका हूं, आसपास यहां पर पहलगाम भी पड़ता है, सोनमार्ग भी पड़ता है। सोनमार्ग वाला जो रास्ता है ये बलतल वाले रूट से गुजरता है, जो थोड़ा सा टिपिकल रास्ता माना जाता है। थोड़ा सा यहां का जो टेरेन है, जो जगह है वो खराब है, तो आसान नहीं है वहां से जा पाना। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये हो गया दोस्तों आपका सारा का सारा क्लैरिफिकेशन। रिलीजियस इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो ये जो मतलब अमरनाथ केव है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा हिंदुइज्म क्या कहता है? तो ये जो आपको गुफा देखने को मिलती है दोस्तों, इस गुफा में नेचुरली एक आइस स्टेलेग्माइट आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम शिवलिंग की तरह वर्शिप करते हैं, पूजते हैं। अब स्टेलेग्माइट मैंने आपको बताया, स्टेलेग्माइट क्या होता है, ये शिवलिंग कैसे बनता है? ऊपर से जो वाटर ड्रॉप्स है वो गिर रही होती हैं, और वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो धीरे धीरे करके फ्रीज होती चली जाती हैं, जमती चली जाती हैं। ठीक है, और वो यहाँ पर एक शिवलिंग का शेप लेती हैं। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है वहां पर, याद रखिएगा। इसको हम आइस स्टेलेग्माइट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं। और हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मानते हैं कि जो भगवान शिव हैं, उन्होंने इसी जगह पर या इसी गुफा में माता पार्वती जी को जो अमर कथा है वो सुनाई थी।
ठीक है। तो अमर कथा जो है उसका जो सीक्रेट है वो दर्शाया था, वो यहाँ पर बताया था, जिस वजह से जो ये अमरनाथ की गुफा है ना दोस्तों, इसको बहुत पूजा जाता है, एक इंपॉर्टेंट स्थल मान लो, एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है हमारे हिंदुइज्म के अंदर में। क्लियर हो गया। अमरनाथ यात्रा के बारे में आपको समझ में आ गया। हर साल ये यात्रा होती है, जून से अगस्त के बीच में कंडक्ट की जाती है, स्पेशली जुलाई अगस्त के बीच में बहुत भीड़ होती है, लाखों लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुंचते हैं। रास्ता बता चुका हूँ, एक पहलगाम रूट से जाता है, दूसरा बलतल रूट से जाता है। बलतल वाला रास्ता छोटा तो है, लेकिन यहाँ की जो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल सीधी खड़ी है, रास्ता डिफिकल्ट बहुत है, इतना आसान नहीं है नॉर्मल लोगों के लिए वहाँ से जा पाना। तो ये है दोस्तों यहाँ पर पर्टिकुलर पूरा का पूरा आर्टिकल का डिस्कशन। यहीं पर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज आर्टिकल की तरफ। ना अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसी पीडीएफ की बात कर रहा हूँ, जो पीडीएफ दोस्तों आप अपने सामने देख पा रहे हैं, एक सुंदर सा पीडीएफ। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है, लेकिन ये मिलेगा आपको इसी पेड ग्रुप में, जहाँ पे न्यूज़पेपर के आर्टिकल के साथ साथ आपके नोट्स भी फॉर्म करके हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। अब इस ग्रुप को आपने अगर ज्वाइन करना है तो इसका फी पेमेंट बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। तो दोस्तों हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 के ऊपर में 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे, दोनों को कंबाइन करके डिस्कस करने के लिए मैंने आप लोगों से बोला था। पहला आर्टिकल अगर आप देखोगे तो ये बात करता है 18 दिन बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन तक रुके शुभांशु शुक्ला। ठीक है। अब उसके बाद वापस से यहाँ पर ये पृथ्वी पर आ रहे हैं और स्पेशली वहाँ से निकल चुके हैं। तो अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैरिंग, जो जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा कैप्सूल है, उसमें बैठकर ये वापस आ रहे हैं और आज दोपहर 3 बजे तक यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया के कोस्ट पर, कैलिफोर्निया के तट पर ये पहुंच जाएंगे। फिर 1 सप्ताह के लिए इनको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में रखा जाएगा कि देखा जाएगा कि स्पेस के रेडिएशन का इनके बॉडी के ऊपर में क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है। मसल्स वगैरह लॉस तो नहीं हुई है ज़्यादा, ये सब चीज़ें यहाँ पर मॉनिटर की जाएंगी। ठीक है। तो फाइनली एक्सियम फॉर्मेशन का जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फेस था वो समाप्त हो रहा है और इनको शुभांशु शुक्ला जी को जो काम दिया गया था, इन्होंने अपने सातों के सातों एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर दिए हैं। कहोगे 7 एक्सपेरिमेंट हो गए? हाँ भाई, हर एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया है मैंने। ठीक है। आप देखोगे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है। जैसे सबसे पहला कि स्पेस में क्या है, ग्रेविटी नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी है। तो माइक्रो ग्रेविटी ग्रेविटी से बिल्कुल अलग है, तैरने लगती है वहां पर चीजें, ग्रेविटी कम है। तो दोस्तों ये जो माइक्रो ग्रेविटी है, इसका असर हमारी बाकी चीजों पे क्या होता है, इसको स्टडी किया जाता है हमारे इन 7 एक्सपेरिमेंट्स के अंदर में। तो पहला एक्सपेरिमेंट देखोगे जो टार्डिग्रेड्स होते हैं। टार्डिग्रेड आपको एक पता है, मैंने पढ़ा रखा है कई बार, एक ऐसा जीव है जो लगभग मर नहीं सकता, हर एक कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। इस पे स्पेस के रेडिएशन का क्या असर पड़ेगा वो हमने सर्च किया। मायोजेनेसिस, हमारे मसल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, उसको एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया। फेनुग्रीक जो मेथी है दोस्तों, उसको ग्रो किया गया। मेथी के बारे में तो तरसों मैंने आपको पढ़ाया था। हरी मूंग जो है, ग्रीन ग्राम, उसके बारे में पढ़ाया है ना। इसके जो बीज हैं वो स्पेस में किस तरीके से उगेंगे, सियानो बैक्टीरिया पे क्या असर पड़ेगा, माइक्रो एल्गाई पे क्या असर पड़ेगा। तो ये जो 7 एक्सपेरिमेंट्स है, 7 के 7 एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पर कंडक्ट कर लिए गए हैं शुभांशु शुक्ला जी के थ्रू, जो इनको काम दिया था उन्होंने समाप्त किया। समझ गए। तो उस वजह से ये आर्टिकल चर्चाओं में है। तो इस आर्टिकल का जो मेन पोर्शन है ना, जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा, वो इसका दूसरा वाला पोर्शन ये देखने को मिलेगा। जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं दोस्तों, वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, क्योंकि शुभांशु शुक्ला स्पेस में जब गए थे तो कुछ बीज लेकर गए थे, मतलब अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फसलों के बीज लेकर गए थे। इसमें दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया मेथी का बीज और हरी मूंग का बीज वो वहां पर बोया गया, ताकि देख सकें कि स्पेस में ये ग्रो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ताकि भविष्य में स्पेस में फार्मिंग की जा सके। फार्मिंग हो सकेगी तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए अच्छी खासी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड रहेगी, एस्ट्रोनॉट्स लंबे समय तक स्पेस में रुक पाएंगे। दूसरे जो ये बीज यहाँ पे पहुंचाए गए हैं, देखो ये जो ज्योति के सीड्स हैं या उमा राइस के सीड्स हैं, तो कुछ ये 2 राइस की वैरायटीज़ हैं। क्वेश्चन बन सकता है ज्योति और उमा रिसेंटली चर्चाओं में थे, ये कौन है? तो ये चावल की वैरायटीज़ हैं। ये चावल की वैरायटीज़ यहाँ पर भेजी गई थी अंतरिक्ष में, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे हॉर्स ग्राम,
उसके अलावा एक टमाटर की वैरायटी भेजी गई, सीसमम की वैरायटी भेजी गई और ब्रिंजल की वैरायटी भेजी गई, ठीक है। बैंगन की वैरायटी जिसका नाम है सूर्या, ये भेजी गई। और ये सब चीज़ें, ये सब के जो बीज है वो शुभांशु शुक्ला जी लेकर गए थे स्पेस में। और स्पेस में ले जाने के बाद में दोस्तों आप कह सकते हैं इन्होंने उसकी जर्मिनेशन की शुरुआत कर दी है, उसको उगाना शुरू कर दिया है। अब इसको ये वापस लेकर आ रहे हैं पृथ्वी पर। तो जब ये अभी यूएसए पहुंचेंगे, कुछ सप्ताह के लिए इनको रखा जाएगा अलग से, है ना, ताकि चेक कर सके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या नहीं इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद दोस्तों ये वापस आएंगे इंडिया, और जो भी बीज हैं वो सारे के सारे जो बीज हैं वो केरला पहुंचाए जाएंगे। और केरला में उस बीज पे स्टडी की जाएगी कि आखिरकार अंतरिक्ष का, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, स्पेस की रेडिएशन अलग होती है, तो स्पेस की रेडिएशन का इस पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है उसको देखा जाएगा। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। तो जो ये बीज है ना, इसको अब पृथ्वी पर हम ग्रो करेंगे। इस बीज को केवल अंतरिक्ष में ले गए थे, किस लिए कि स्पेस का जो रेडिएशन है वो इस बीज पे क्या असर डालेगा, केवल इतना पता करने के लिए। फाइनली अब क्या किया जाएगा, अब उसको पृथ्वी पे लाके ग्रो किया जाएगा। ग्रो करके देखेंगे कि भाई वो किस तरीके से ग्रो हो रहा है, क्या उस पर इंपैक्ट पड़ा है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब सुनिए यहां पर क्या क्या मैटर और बताया जा रहा है। तो जो हमारे रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिन्होंने मेन पर्पस ये रखा है कि जो ये फसल के बीज हैं ये वापस आ रहे हैं पृथ्वी पर। और अब हमारा मेन पर्पस होगा ये समझना कि अंतरिक्ष की जो माइक्रोग्रेविटी है वो माइक्रोग्रेविटी के अंदर क्या हम इस बीज को बो सकते हैं या नहीं बो सकते। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, इस आर्टिकल के नोट्स मैंने अलग से बना दिए हैं, ये आप लोग देखोगे। तो किस किस चीज़ की वैरायटी है, तो एक चावल की वैरायटी है, क्वेश्चन बन सकता है। ज्योति उमा रिसेंटली चर्चाओं में थे, क्या है ये, राइस वैरायटीज़ है। एक हॉर्स ग्राम की वैरायटी है, टोमेटो की वैरायटी है, ब्रिंजल की वैरायटी है। ये सब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। ये सब ड्राई सीड्स थे, सूखे हुए बीज थे, ठीक है। इसको स्पेस में इसलिए नहीं भेजा था कि उगाएंगे, नहीं, बस खाली स्पेस में ले गए ताकि स्पेस की रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाए। अब इसको वापस लाया जाएगा, पृथ्वी पर उगाएंगे अब हम इसे। अब देखेंगे क्या स्पेस के रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद भी ये ग्रो करता है अच्छे से या नहीं ग्रो करता है। तो जो इसको स्पेस में भेजने का हमारा मेन पर्पस था वो आप समझ गए कि कैसे माइक्रोग्रेविटी बायोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करती है, कैसे एक स्पेस का जो रेडिएशन है वो एक बीज के बिहेवियर को बदल सकता है, उसकी ग्रोथ पे कोई असर डाल सकता है या नहीं डाल सकता है। ये सब कुछ जानकारी अब हमको मिलने वाली है। तो ध्यान रखना आगे और क्या होगा। अब ला के इंडिया में इसको ग्रो किया जाएगा, इसके साथ साथ दूसरे और भी प्लांट्स लगाएंगे, जैसे ये स्पेस वाला प्लांट्स अलग लगा दिया हमने, उसके अलावा एक नॉर्मल प्लांट और लगाएंगे ताकि दोनों में डिफरेंस को हम देख सकें, मॉनिटर कर सकें कितनी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, ग्रोथ की स्पीड क्या है, उसके जो पत्ते हैं वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, है ना, उसका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये सब कुछ दोस्तों हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं। तो इसमें केवल एक इंस्टीट्यूशन नहीं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी है, इसरो भी है, केरला का यूनिवर्सिटी भी है, ये सब मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। समझ गए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये बीज अब तो पृथ्वी पर आ जाएंगे और एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द ही कुछ दिनों के अंदर अंदर थिरुवनंतपुरम में ये पहुँचेंगे, जहाँ पर ये पूरा बाकी बचा हुआ जो मिशन है वो कंडक्ट किया जाएगा। धरती पर इन बीज को वापस से उगाकर देखा जाएगा। समझ गए, चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो वही सेम पेज नंबर 6 एक और न्यूज़ आर्टिकल देखने को मिलेगा। कल भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था कि जो हमारे कोल प्लांट्स होते हैं, यानी कि कोयले वाले थर्मल पावर प्लांट्स, ऐसे पावर प्लांट्स दोस्तों जिसमें हम कोयला जलाकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन जब कोयला जलता है तो बहुत सारा सल्फर वो हमारे एनवायरनमेंट में रिलीज करता है, जो सल्फर हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसी सल्फर की वजह से आज एसिड रेन होता है, जिसकी वजह से मॉन्यूमेंट्स वगैरह हमारे बेकार होते हैं। यही सल्फर की वजह से जो प्रदूषण है वो बढ़ता चले जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलता हूँ, कुछ पीछे की चीज़ें बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। अभी तो केवल आप हेडिंग पढ़ के चलना, हेडिंग क्या कहती है। हेडिंग यहाँ पर ये कहती है कि केंद्र सरकार ने करंट समय पर डिफेंड किया है न्यू कोल प्लांट्स को। याद रखिएगा, केंद्र सरकार एक नए कोल प्लांट रूल्स को लेकर आ रही है, उसको डिफेंड कर रही है और वो कह रही है कि ये जो कोल के नए रूल्स हैं, नए नियम हैं, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं, ज़्यादा बेहतरीन हैं, ज़्यादा बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो कहोगे ये जो नए नियम हैं ये हैं क्या, क्या पुराने नियम अलग थे? बिल्कुल। अगर आप देखोगे दोस्तों तो इन सब कहानी की जो शुरुआत है ये होती 2015 में है। 2015 में जो हमारा ये मंत्रालय है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया था, कंपलसरी कर दिया था कि भारत में जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उन सभी थर्मल पावर प्लांट्स को FGD नाम की मशीन अपने प्लांट्स में लगानी है।
एफजीडी क्या होता है, इसको बोलते हैं फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, याद रखिएगा। तो नाम से पता चल रहा है डीसल्फराइजेशन, यानी सल्फर को फ्लू गैस में से निकाल देना। एक्चुअली में क्या होता है, जो ये थर्मल पावर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, जब इसमें कोयला जलता है तो कोयले जलने से जो गैस इसमें से निकलती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित होती है। उस गैस में सल्फर भी प्रेजेंट है, कार्बन एमिशंस भी प्रेजेंट है, लेकिन सल्फर हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान करता है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लगाने का मेन पर्पस क्या है कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना। तो ये लगा देंगे तो फायर, जो ये कोयला जलाकर बिजली बन रही है, इन पावर प्लांट से जो धुआं निकल रहा है, उस धुएं में से हम सल्फर को पहले ही अलग कर लेंगे। ठीक है, पहले अलग हो जाएगा तो जो धुआं अब ऊपर निकल रहा है हमारे वातावरण के अंदर में, इसमें सल्फर नहीं है, क्योंकि अगर सल्फर होता तो इससे एसिड रेन होने लगता। उसके अलावा हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दोस्तों, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता, या पार्टिकुलेट मैटर, छोटे छोटे कंकड़ के टुकड़े, डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर फॉर्म होते। तो ये एक सबसे बड़ी परेशानी है सल्फर डाइऑक्साइड। इसी को ही यहाँ पर मैनेज करना ज़रूरी था। इसके लिए साल 2015 में सरकार एक नियम लेकर आती है, कहती है कि हमारे देश में जितने भी कोल के पावर प्लांट्स हैं, उन सभी को अपने पावर प्लांट्स में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन वाली मशीन लगानी ज़रूरी है, इंस्ट्रूमेंट लगाना ज़रूरी है, जिससे सल्फर को कम किया जाए। ये 2015 में डिसाइड किया गया था। अभी क्या चल रहा है, 2025। तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 7 सालों में भी देखोगे, नियम आने के बावजूद भी केवल और केवल 8% ऐसे प्लांट्स हैं जिन्होंने ये एफजीडी यूनिट लगाई है। बाकी सारे प्लांट्स वो हैं जिन्होंने एफजीडी यूनिट नहीं लगाई है। यानी आज भी प्रदूषण हो रहा है। ज़्यादातर पावर प्लांट्स वाले जो कंपनीज हैं, इन्होंने सरकार की बात यहाँ पर सुनी ही नहीं, किसी हाल में मानी ही नहीं। तो सरकार यहाँ पे अब क्या करती है, नियम में ही चेंज कर देती है 2025 में जाकर। जो 2015 वाला नियम था, अब 2025 में बदल गया, क्योंकि 2015 में ये याद रखना, सभी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए बोला गया था कि सभी, कोई सा भी थर्मल पावर प्लांट हो, सबको ये एफजीडी नाम का फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट अपने प्लांट्स में लगाना है। लेकिन प्लांट्स वाले ये कहने लगे कि सर इसमें खर्चा बहुत आ रहा है, करोड़ों रुपया का खर्चा आ रहा है, तो हम कैसे यहाँ पर ये एफजीडी यूनिट्स को लगा सकते हैं, लगाएंगे तो बिजली महंगी हो जाएगी। सोच लो ये बात। तो गवर्नमेंट यहाँ पर इस चीज़ को समझती है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोला है कि लो भाई, आपके लिए आ गए नए नियम, अब इस नए नियम के हिसाब से चलना। गवर्नमेंट ये कहती है कि हम अब आपको, यानी कि जो ये पावर प्लांट्स हैं, जो सभी पावर प्लांट्स के लिए पहले कंपलसरी हुआ करता था एफजीडी यूनिट्स को लगाना, अब दोस्तों कंपलसरी छोड़ दिया गया है। अब यहां पर कह सकते हैं छूट दे दी गई है बहुत सारे पावर प्लांट्स को। छूट कैसे दी गई है, तो कुछ नए नियम इस तरीके से 3 सेक्शन में बटे हुए हैं, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी को यहां पर डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए में यहाँ पर वो वाले प्लांट्स हैं जो एनसीआर वाले रीजन में, दिल्ली के एनसीआर वाले 10 किलोमीटर की रेंज में प्रेजेंट है, मतलब जो बेसिकली ऐसी जगह पर हैं जहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ वाले प्लांट्स के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि भाई आपको तो लगाना ही लगाना है, आपको छूट नहीं मिल रही है। और आपको एक तारीख दे दी गई है, डेडलाइन दे दी गई है, 30 दिसंबर 2027 तक ये लगाना है। कैटेगरी बी के अंदर में दोस्तों वो एरियाज हैं जहां पर, मतलब आप कह सकते हैं कि क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज है, जहां पे प्रदूषण पहले से बहुत ज्यादा है। अगर पहले से बहुत ज्यादा है तो वहां पे लगाया जाएगा, प्रदूषण नहीं है तो वहां पे नहीं लगेगा। तो कंडीशनल बेसिस पर है, कुछ कंडीशन के आधार पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसकी डेडलाइन भी बोली गई है 30 दिसंबर 2027। और कैटेगरी सी के अंदर में लगभग 78%, कितने, 78% हमारे कोयले के पावर प्लांट ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से छूट दे दी गई है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड हैं। उनको कोई ज़रूरत नहीं है ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाने की। ये दोस्तों नए नियम प्रस्तुत हुए। अब हमारे सामने क्वेश्चन पता है क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, चाहे वो कैटेगरी ए हो, चाहे वो कैटेगरी बी हो, चाहे वो कैटेगरी सी हो, सर कोयला तो सभी जला रहे हैं ना। कैटेगरी ए में जो लोग, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा रह रहे हैं, है ना, उनके ऊपर तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है। अब जो खाली एरिया है वहाँ पे पावर प्लांट चल रहे हैं, उनको आपने छूट दे दी है, ठीक है, लेकिन जल तो यहाँ भी कोयला ही रहा है ना, निकल तो यहाँ से भी सल्फर ही रहा है ना। तो प्रॉब्लम फिर यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कहती है कि देखो, इतना डिटेल में मत जाओ, गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि देखो जो सल्फर निकल रहा है उससे कोई इतनी दिक्कत नहीं है, जहां पे दिक्कत है वहां पे हमने मैंडेटरी कर दिया है उन सभी पावर प्लांट्स के लिए कि आपको ये एफजीडी यूनिट लगाना है। लेकिन जहां पर जरूरत नहीं है वहां पे हम जोर नहीं देंगे। तो लगभग 78% पावर प्लांट्स बच रहे हैं जो छूट में निकल जाते हैं पार। अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट लगाने की। तो 2015 के नियम को इस तरीके से 2025 में चेंज कर दिया गया।
आखिरकार क्यों? गवर्नमेंट कहती है क्योंकि दोस्तों आज भारत के अंदर में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे ऑलरेडी सल्फर की जो लिमिट है वो परमिसिबल कंडीशन में है, यानी सल्फर की लिमिट ज़्यादा नहीं है। जब ज़्यादा नहीं है तो प्रदूषण कर ही नहीं रहे, तो ये पावर प्लांट्स के ऊपर में ज़बरदस्ती क्यों यहाँ पर ये थोपना कि एफजीडी यूनिट्स को लगाएं। दूसरा यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का कोयला है, क्योंकि इसमें कोयला तो जल रहा है ना, उसकी वजह से सल्फर एमिशन हो रहा है। तो दूसरा यहाँ पर ये कह रही है सरकार कि गवर्नमेंट में कि जो भारत का जो कोयला है इसमें सल्फर कंटेंट ऑलरेडी कम है, जबकि बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं कोयला उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है। इंडिया वाले में सल्फर कंटेंट कम है, तो कम है तो फिर क्या ज़रूरत है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स लगाने की। तीसरा गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर ये पावर प्लांट्स पे जोर देके हमने फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट लगवा भी दिया तो ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टडीज़ ये कहती हैं कि जितने भी एफजीडी के बिना वाले प्लांट्स हैं वो कोई ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आप कह सकते हैं SO2 लेवल कम नहीं होगा, तो इसलिए हम इनको छूट दे रहे हैं। बेचारे परेशान हो रहे थे, करोड़ों रुपया खर्च करके एफजीडी यूनिट्स लगाते, इसलिए छूट दे दी गई। अब कॉस्ट और वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं कि खर्चा जो हो रहा था उतना फायदा हो भी रहा था या नहीं हो रहा था। सरकार कहती है कि देखो एक एफजीडी यूनिट को लगाने की जो कॉस्ट है वो 1.2 करोड़ आ रही है फॉर द पर मेगावाट। तो सभी प्लांट्स में अगर खर्चा आता तो ये लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का आता। मैसिव कॉस्ट है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई इससे कोई ज़्यादा सुधार नहीं होता हवा में, इसलिए हमने छूट दे दी। और जबकि आप इंटरनेशनल कंपैरिजन करोगे तो दुनिया में हमसे भी ऊपर देश हैं जो सबसे ज़्यादा सल्फर एमिशन करते हैं। इंडिया जो सल्फर एमिशन करता है वो साल में इतना, ठीक है, UGM³ जो भी यहाँ पर इसको हम बोलेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, भारत इतना 50 UGM³ के आसपास जो है एनुअल साल में सल्फर एमिशन करता है, जिसको बेसिकली हम माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या है, माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो हम साल में 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर का जो ये सल्फर एमिशन है वो करते हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन देखोगे 52 कर रहा है, जापान 66 कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया 66 कर रहा है, ये हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने लिमिट में हैं, अपने लिमिट में होकर काम चल रहा है। तो हमें ज़्यादा प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं है इन पावर प्लांट्स को कि ये एफजीडी यूनिट्स को लगाएं ही लगाएं। तो हमने इसलिए नियम में बदलाव कर दिया, समझ गए। तो ये दोस्तों 2015 का लॉ हो गया, ये 2024-25 के नए नियम आ गए। क्या एफजीडी मैंडेटरी था? हाँ, 2015 में सभी थर्मल पावर प्लांट्स के लिए मैंडेटरी था, लेकिन अभी दोस्तों केवल 22% थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, जो वहाँ पे प्रेजेंट है उनके लिए मैंडेटरी किया गया है, बाकी अधिक से ज़्यादा पावर प्लांट्स बच गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये प्लांट्स हैं उनको ये एफजीडी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। पहले 100% था, अब केवल कुछ ही प्लांट्स इंस्टॉल करेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर खर्चा बहुत आ रहा था, अब ये खर्चे को कम कर दिया गया है, तो याद रखना। नाउ अब ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, घूम घुमा के कहीं ना कहीं एक महीने में 2 बार चर्चाओं में आ रहा है, तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में भी, इवन इस बार मेंस में भी प्रश्न बन सकता है। तो मेंस का क्वेश्चन दोस्तों तैयार करके चलिएगा। मैं आप लोगों को मेंस के लिए एक प्रश्न तैयार करके दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका आंसर आप सभी लोगों को लिखना है और लिखकर कहाँ पे सबमिट करना है जस्ट अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है, द रीसेंट एग्जेम्पशन ऑफ मोस्ट थर्मल पावर प्लांट्स फ्रॉम इंस्टॉलिंग फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, यानी हाल ही में जो ज़्यादातर पावर प्लांट्स को, थर्मल पावर प्लांट्स को जो छूट दी गई है कि इनको एफजीडी यूनिट्स नहीं लगानी है, ये भारत की एनवायरमेंटल रेगुलेशन में, जो भारत की जो ये कह सकते हैं एनवायरमेंट को लेकर रणनीति है, उसमें बड़ा चेंज को दर्शाता है। तो इसी को देखते हुए आपको एग्जामिन करना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, पॉलिसी में बदलाव क्यों करा गया और इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे हमारे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में, या पब्लिक हेल्थ पे इसका असर क्या हो सकता है, ये आपने बताना है। 250 शब्दों में 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, हिंदी में भी दिया गया है। वीडियो पॉज करो, इसको अच्छे से रीड करो और अच्छा सा आंसर लिखो। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूर से अपने आंसर को वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्या कहता है, तो ये रहा दोस्तों हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल, ये भी पेज नंबर 6 पर है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको बोला गया है कि आपको क्या करना है, जितनी भी आप आइटम्स वहाँ पर बेच रहे हैं या खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं, उसका डेटा पब्लिसाइज करना है कि भाई उसमें कितना ऑयल इस्तेमाल हुआ है, कितना चीनी इस्तेमाल हुआ है, कितना नमक इस्तेमाल हुआ है, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पर मेंशन करनी होगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की साइड से मेंशन की गई है,
ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। तो मंत्रालय ने सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्ट किया है कि भाई यहाँ पर फटाफट वार्निंग बोर्ड लगा दो सभी जगह पर, ठीक है। और वार्निंग बोर्ड लगा के उसमें सारी चीज़ें अच्छे से दर्शानी चाहिए कि जो भी समोसा है या जो भी चीज़ें कितनी किस तरीके से अनहेल्दी हो सकती है एक इंसान के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति इसको कंज्यूम करे, एक लिमिटेड वे में कंज्यूम करे, उस लिमिट को क्रॉस ना करे। अदरवाइज ऑलरेडी इंडिया डायबिटीज़ की कैपिटल तो बन चुका है, हाइपरटेंशन की समस्याएं इंडिया में ऑलरेडी आ रही हैं, ऐसी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चलेंगी, तो इसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और दोस्तों इस इनिशिएटिव को, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, इस इनिशिएटिव को शुगर एंड ऑयल बोर्ड इनिशिएटिव की तरह देखा जा रहा है, याद रखिएगा, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी डाइट को प्रमोट कर सकें अपने देश के अंदर में। तो ये जो बोर्ड्स हैं ये लोगों के अंदर बिहेवियर चेंज लाने में कोशिश करेंगे। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी ऑफिस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी जगह पर यह डिस्प्ले किया जाएगा कि भाई जो भी आप यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, जो ये चीनी भरी हुई जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, उसमें कितनी मात्रा में चीनी प्रेजेंट है, कितना सारा फैट्स उसके अंदर में प्रेजेंट है। तो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी यहाँ पर कहते हैं हमने सभी डिपार्टमेंट्स को कह दिया है, ये काम किया जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और जो ये कैंपेन है इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, डेमो हो चुका है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के अंदर। तो नागपुर है, यहाँ पे इसका डेमो शुरू हो चुका है और कह सकते हैं यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया जाएगा, पूरा कैलोरी काउंट लिखा जाएगा कि जितना भी फूड यहाँ पर मिलता है उस हर एक फूड की क्लियर इन्फॉर्मेशन, उसमें कितनी चीनी है, कितना फैट है, कितना ट्रांस फैट कॉन्टेंट है, ताकि लोग यहाँ पे आराम से उनको एक अच्छी तरीके से वार्निंग मिल सके, ठीक है, और वो एक नए प्रकार की अपनी डाइट को लेकर चल सकें। क्योंकि ये जो कैंपेन है, कैंपेन का मेन पर्पस ऐसा नहीं है कि सब कुछ ये बंद ही कर देना है। कैंपेन का मेन पर्पस है कि कंजम्पशन हो तो लिमिटेड वे में कंजम्पशन हो, इससे ज़्यादा एक्सपेंशन ना हो। हम क्या करते हैं, आज इंडिया में स्नैक्स इतने पॉपुलर हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सुबह शाम ब्रेकफास्ट में स्नैक्स को कंज्यूम किया जाता है, लेकिन उस स्नैक्स में लिटरली न्यूट्रिएंट्स कुछ नहीं होते। उस स्नैक्स में क्या होता है, या तो नमक भर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, या बहुत सारा चीनी होता है, तो वो डाइट के लिए ज़्यादा हेल्दियर ऑप्शन नहीं है। तो आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है गवर्नमेंट का मेन फोकस है करंट समय पर ज़्यादा हेल्दियर फूड के ऊपर में, करंट समय पर कि भाई अगर ब्रेकफास्ट में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करवाए जा रहे हैं, तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, लो फैट ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस किया जा सके। ये कोल्ड ड्रिंक्स और हाई फैट वाले जो स्नैक वगैरह हैं इनको अवॉइड करें जितना हो सके। और जितने भी बिल्डिंग्स है उसमें जब जीने प्रेजेंट है तो भाई स्टेयर्स का इस्तेमाल किया जाए, सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक एक्सरसाइज हो जाएगी। आज के लिए क्या हो चुका है, पूरा मामला डिफरेंट है। आजकल जिम जा रहे हैं लोग, ठीक है, कार से जिम जाते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, कार से जिम जाने के बाद में गए, वो जिम पहुंचे और लिफ्ट से वो ऊपर वाले पोर्शन में गए कार्डियो करने के लिए, फिर जाके वहाँ पे दौड़ रहे हैं मशीन से। इससे अच्छा साइकिल चला लेते हैं, साइकिल से पहुँच जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम लोगों ने अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से एक इंसान जो है बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर आलस से भरा होता चले जा रहा है, जो हो रहा है एग्जैक्टली। आज हम चलना नहीं चाह रहे, आसपास जाना हो एकदम अपनी बाइक का, स्कूटी का यूज़ करते हैं, बिल्कुल पड़ोस में भी जाना हो तब भी उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है। सामान लेने के लिए या वॉक करने के लिए कोई इंसान जा रहा है, जिम जा रहा है, ठीक है, तो जिम जा रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली पैदल जाए भाई, वो फिट होने के लिए जा रहा है। अब जिम जा रहे हैं कार से, अब वहाँ पे लिफ्ट से जाने के बाद में वहाँ पे भी सीढ़ियों का यूज़ नहीं किया, लिफ्ट से जाके ऊपर वाले पोर्शन में पहुँचे कार्डियो करने के लिए, अब वहाँ पे जाके दौड़ रहे हैं अंदर जाके। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें, ये हैबिट को चेंज करना होगा, उसी चीज़ के ऊपर फोकस गवर्नमेंट की साइड से किया जा रहा है। तो आइए इस आर्टिकल के बारे में विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। न्यूज़ तो आपको समझ में आ गया क्या है, क्योंकि पॉपुलर इंडियन स्नैक्स देखोगे तो भारत में जो स्नैक्स होते हैं ना, सुबह की चाय, शाम की चाय, उसमें पकौड़ा, समोसा, जलेबी, चाय, बिस्किट, ये ज़्यादा चीज़ चलती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सारे के सारे अनहेल्दी ऑप्शन है। जो चाय बिस्किट है बहुत पॉपुलर है बट अनहेल्दी ऑप्शन है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। अब देखो सबसे बड़ी चीज़, हमें पब्लिक अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से करंट समय पर निकल रहा है। तो हमें लॉन्ग टर्म बेसिस पर कोई भी हेल्थ रिस्क अपने लोगों के लिए नहीं पालना है, हमें वो जो चीज़ें हैं उनको इंप्रूव करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया धीरे धीरे, आप देखोगे मैंने बोला ना, हेल्थ सेक्टर में लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सारी बीमारियां भारत में हो रही हैं। खासकर मोटापे के केस में इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर ओबेसिटी है, डायबिटीज़ के केसेस हैं, हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर की समस्याएं आ रही हैं। वो सब इन चिकनाई, तला भुना, इनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा कंज्यूम करना, इन सब चीज़ों की वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें दोस्तों एक प्रकार का फूड आता है, याद रखिए, जिसको बोलते हैं HFSS फूड्स। आज से कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ आर्टिकल आपका द हिंदू में ही पब्लिश हुआ था। न्यूज़ आर्टिकल दिखा देता हूँ, ये रहा वो आर्टिकल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ।
ठीक है, तो इस पे ये भी एक ऑप्शन ये भी बोला जा रहा था कि 20 से 30% टैक्स लगा दो सर, 20 से 30% हेल्थ टैक्स लगा दो फूड के ऊपर में, ऐसे खाने के ऊपर जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे खानों पे जितना ज़्यादा टैक्स लगा दोगे बढ़िया हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको लेकर एक आर्टिकल पहले पब्लिश हुआ है। समझ गए इस बात को। अब आगे सुनिए, आगे यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मेंशन की जा रही हैं। ये कहते हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 70% ओवरवेट जो मोटे लोग हैं वो आज के समय पर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में रह रहे हैं। इंडिया जैसे देशों में मोटापे की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो हेल्थ क्राइसिस की तरफ करंट समय पर एक इंडिकेशन देती है, क्योंकि इंडिया में मोटापे की वजह से जो भारत की इकॉनमी को झटका लग रहा है वो 2017 में $23 बिलियन का लगा। 2060 तक ये 480 बिलियन डॉलर्स तक हो सकता है, यानी हमें अपने हेल्थ केयर वगैरह पे इतना ही खर्च करना पड़ेगा जितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे। तो इंडिया आज के समय पर दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, हम चीनी बहुत ज़्यादा खाते हैं। ऑयल का जो खाने वाला तेल है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर है, ठीक है। इवन हम लोग इतना सारा खाने वाला कुकिंग ऑयल प्रोड्यूस भी करते हैं लेकिन फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में स्नैक और सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं इनकी सेल पिछले कुछ समय पर 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप इमेजिन करो, $30 बिलियन से ज़्यादा की सेल हो चुकी है भारत में, ये जो नमकीन भरे स्नैक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनकी। तो इसी के लिए कुछ इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने शुरू करे। ईट राइट मूवमेंट शुरू किया गया 2018 में FSSAI की साइट से, ताकि भाई हेल्दी ईटिंग को प्रमोट कर सके, लोगों में हम कह सकें कि भाई अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लेकर आओ। या फिर सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जितने भी अनहेल्दी फूड्स मार्केट में प्रेजेंट हैं उन पे टैक्स को लगा दो, ज़्यादा टैक्स लगा दो, सरकार के पास में कमाई भी आएगी। ज़्यादा टैक्स लगाने से वो सामान महंगा हो जाएगा, लोग परचेज करना कम कर देंगे, धीरे धीरे बंद कर देंगे। इस टैक्स को आप बढ़ाते चले जाओगे, लेकिन केवल इस चीज पे टैक्स बढ़ाने का ध्यान मत रखना, दूसरी तरफ जो हेल्दी ऑप्शंस है उन पे थोड़ा सस्ता कर देना, टैक्स वगैरह कम कर देना। तो हेल्दी ऑप्शंस यहां पर जो है वो अगर सस्ते होंगे तो लोग अनहेल्दी की जगह हेल्दी ऑप्शंस को ज्यादा चूज करेंगे, जो कि अलग अलग देश यही कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोलंबिया ने जंक फूड लॉ बिल्कुल पास कर दिया कि उनके देश में अल्ट्रा प्रोसेस फूड को लेकर एक पूरा कानून है, पूरा नियम है। ऐसे 60 से ज़्यादा देश हैं जिन्होंने चीनी भरी जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स हैं इन सब के ऊपर टैक्स लगाना शुरू किया। जो ये HFSS होते हैं ना, हाई फैट शुगर सॉल्ट वाले फूड्स, जिसमें नमक बहुत ज़्यादा, क्योंकि नमक ज़्यादा भी नुकसान करेगा, ठीक है, BP बढ़ाएगा, ज़्यादा चीनी डायबिटीज़ बढ़ाएगी, ज़्यादा फैट यहाँ पर आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, हार्ट डिजीज़ बढ़ाएगा। तो इसको लेकर ना जिस भी फूड में ये सब कंटेंट ज़्यादा है उस पर टैक्स लगाया जाए। और ये जो फॉर्मूला है बहुत सारे देश करंट समय पर अपना रहे हैं, चाहे वो डेनमार्क हो, फ्रांस, हंगरी, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, UK, US। इंडिया को भी ये फॉलो करने की ज़रूरत है, इसी से हम अपने देश में लोगों को हेल्दी बना पाएंगे। ये बात आर्टिकल में मेंशन की गई। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो अगला आर्टिकल बेसिकली हमारा पेज नंबर 9 के ऊपर में प्रेजेंट है, ये आप देख पाओगे, जहाँ पे डाउरी डेथ को लेकर एक डेटा पॉइंट प्रेजेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। डाउरी डेथ यानी दहेज की वजह से किसी कह सकते हैं कि जो वो वे में दी जो महिला थी उसकी शादी हुई। अब शादी होने के बाद में ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, हस्बैंड ने परेशान किया, हस्बैंड के साथ रिलेटिव्स भी मिल गए, सब ने परेशान किया। या तो यहाँ पर उस महिला ने सुसाइड कर लिया, या फिर यहाँ पर उस महिला को बहुत मारा गया। इवन जलाने के केस बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अलीगढ़ से केस आया है, ठीक है। क्यों? यहाँ पर आप देखोगे क्योंकि एक महिला जिसको कह सकते हैं कि जो एक सरिया है या रॉड है आयरन की, उसको गर्म करके यहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर में लगाया गया, केवल और केवल डाउरी की वजह से, डाउरी की मांग की वजह से। तो वो केसेस यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो मैंने बताया ना, वो केस यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो उस लड़की की फैमिली ने क्लेम किया कि उसके घर वाले या उसके ससुराल वाले रेगुलर बेसिस पे परेशान करते थे, रेगुलर यहाँ पर उस पर अत्याचार करते थे, केवल दहेज के लिए, केवल दहेज के लिए कि अपने घर से पैसे लेकर आ। फिर ऐसे ही एक और केस उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकल कर आया, जहां पर एक महिला को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। अब जिंदा जला दिया गया क्यों? क्योंकि वो महिला, उस महिला के परिवार वाले उसके ससुराल की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाए, उसकी जो डाउरी है, जो ये दहेज है, वो पूरा नहीं कर पाए। फिर ऐसे ही चंडीगढ़ से एक केस निकल कर आया, ठीक है, जहां पर एक यंग ब्राइड ने, शादी हुई नहीं, उसके बाद यहां पर ज़्यादा प्रेशराइज किया डाउरी के लिए, तो उस महिला ने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। फिर ऐसे दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में केस आ रहे हैं, पैन इंडिया में केसेस हैं। यहाँ पर देखोगे, अब देखो सदर्न रीजन से देखोगे तो तमिलनाडु में पुनेरी के पास से एक महिला अगेन वो सुसाइड कर लेती है शादी के 4 दिनों के बाद, ठीक है। रीज़न वही हैरेसमेंट और डाउरी के लिए, यानी कि दहेज के लिए बहुत परेशान किया जाता था।
तो ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। तो ये केसेस क्या दर्शाते हैं? ये केसेस दर्शाते हैं कि भाई आपके पास में नियम चाहे कैसे भी क्यों ना हो, जब तक आप उसको रेगुलेट नहीं करोगे, इस नियम को लागू नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि ये केसेस दर्शाते हैं कि ये जो इलीगल अवैध तरीके से प्रैक्टिस चल रही है डाउरी की, ये इंडिया में अभी भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगा ये डाउरी का। फिर हर साल 2017 से लेकर 2022 के बीच में दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आप लिख लेना, क्योंकि सब तो नहीं लिखोगे तो एनसीआरबी का डेटा आप लिख सकते हैं डाउरी को लेकर, क्योंकि फैक्ट के आधार पे आप अपने आंसर लिखोगे ना, बहुत करेक्ट होता है। तो यहां पे हर साल 2017 से 2022 के बीच में एवरेज 7000 के आसपास डाउरी डेथ्स रिपोर्ट करी गई हैं, ये बोला गया। तो ये बहुत जरूरी है ये सब चीजें समझना, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा हमको ये सारी जो डिटेल दिखा रहा है ये चौंकाने वाली है। क्योंकि डाउरी को लेकर तो भारत में बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे कानून हैं। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो हमारा आईपीसी था, उसमें भी एक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, आईपीसी के अंदर सेक्शंस देखने को मिल जाएंगे, अब चेंज हो चुका है। तो ये नंबर्स जो हैं ये चिंताजनक है, अलार्मिंग है। और ये जो डेटा जो दिखा रहा है भाई, इसमें नई इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। क्योंकि जो ये 7000 दहेज की वजह से मृत्यु के केस निकल कर आए दोस्तों, हर साल जो आ रहे हैं एवरेज, इनमें से 4500 केसेस में केवल पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है, ज्यादातर केसेस में ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। कारण यहां पर यह है दोस्तों, ये बोला जा रहा है कि मैक्सिमम केसेस में अगर आप लोग देखोगे तो ये भी होता है कि जो परिवार वाले हैं, यानी कि लड़की के घर वाले, वो नहीं चाहते, वो कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर में बहुत बुरा लगेगा, समाज क्या कहेगा, ऐसा कुछ केस होता है तो अपनी इज्जत के लिए, लड़की की इज्जत के लिए यहां पर वो केस को रिपोर्ट ही नहीं करते। तो आधे से ज्यादा केस रिपोर्ट नहीं होते। लेकिन एक बात यहां पे नोट करनी पड़ेगी, ये जो डाउरी वाला मामला है ना दोस्तों, ये जो दहेज वाला केस है, ये दहेज का केस में भी रियल में ऐसे इंसिडेंट आ रहे हैं जो रूह कांपा दें। लेकिन ये रियल इंसिडेंट आजकल ना कोई ज्यादा लोग वैल्यू नहीं कर रहे, छिप जाते हैं। पता है क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कुछ फेक केसेस की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि फेक केसेस नहीं है, डाउरी में आधे से ज्यादा फेक केसेस हैं, झूठे आरोप यहां पर लड़की के थ्रू लगा दिए जाते हैं परिवार वालों पे, ठीक है, अपने ससुराल वालों पे, कि यहाँ पे लगातार मुझसे ये मांगा जा रहा है, वो मांगा जा रहा है, झूठे केसेस लगते हैं, वो झूठे केस चल रहे होते हैं। तो वो भी मेंशन किया गया, आधे से ज्यादा फेक केसेस हैं जहां पे इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग पड़ी हुई, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाती है। और इन फेक केसेस की वजह से क्या हो रहा है, लोग किसकी वैल्यू नहीं करते? इन वाले रियलिटी वाले केसेस की, ठीक है, जो रियल में यहां पर ये घटनाएं हो रही हैं। तो करंट समय पर इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है, जो रियल केसेस हैं उसको शो करने की जरूरत है, अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। कितना भी अवेयरनेस फैला लो यहां पर, लेकिन फिर भी आज इंडिया के अंदर में डाउरी की वजह से डेथ हो रही है, ये एक शर्मनाक चीज है। डाउरी यहां पर एक मेन मोटिव है। आप कह सकते हैं कि लगभग 6100 मर्डर के पीछे का इंडिया में 2007 से 2022 के बीच में, आप इमेजिन करो 2070 से 2022 के बीच में 6000 से ज्यादा मर्डर जो हुए हैं वो डाउरी की वजह से हुए हैं। डाउरी इज द मेन रीजन। और 60% से ज्यादा इनमें से जो मर्डर हैं वो वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार से निकल कर आ रहे हैं। और जो ये केसेस हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, सभी जगह से केसेस आपको देखने को मिलेंगे, डाउरी डेथ के केसेस जहां से फाइल हो रहे हैं। तो इंडिया में 19 शहर आपको देखने को मिलेंगे जहां से जो डेटा अवेलेबल हुआ है वो खतरनाक है, कि ये 19 शहर तो ऐसे हैं जहां से 30%, भारत के 30% डाउरी डेथ के केसेस रिपोर्ट करे गए, ठीक है। दिल्ली में भी यहां पर रिपोर्ट करे गए। तो ये कुछ केसेस हैं जो मतलब, या ये जो रिपोर्ट है दर्दनाक है, चौंकाने वाली है। और दूसरी बात, हम लॉज को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस पर भी क्वेश्चन उठाने वाली है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया 70% जो केसेस फाइल होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है, वो इन्वेस्टिगेशन 2 महीने तक चलता है, उसके बाद बंद कर दिया जाता है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस मैंने आपको बताया, कुछ केसेस फेक होते हैं, तो उसको भी डील करने की जरूरत है। सिटी वाइज अगर आप देख पाओगे कितने केसेस फाइल हुए हैं, तो दिल्ली के अंदर में सबसे ज्यादा 30% केसेस फाइल हुए हैं। फिर कानपुर, बेंगलुरु, लखनऊ, पटना, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। तो 30% केसेस अकेले दिल्ली के निकल कर आए। ये मैंने आपको बताया ना, 19 शहर में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, तो 19 शहरों में से 30% केसेस दिल्ली के हैं। देन उसके बाद में आपको देखने को मिल जाएगा ये अलग अलग जगहों के, अलग अलग शहरों के केसेस हैं, कितने कितने प्रतिशत रजिस्टर करे गए हैं। अब इस पूरे एडिटोरियल को या इस डेटा पॉइंट को लिखना कैसे, क्योंकि डेटा पॉइंट में जब न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते तो खिचड़ी बन जाती है। जब आप इसके अच्छे से नोट्स बनाते हैं, डिटेल से लिखते हैं, तो इस तरीके से आप हर एक पॉइंट्स को मेंशन कर पाते हैं कि रीसेंट ट्रेंड्स क्या है, तो रीसेंट ट्रेंड्स पता चला, डेटा इनसाइट क्या बोलता है ये पता चला। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये नोट्स के जरिए समझाता हूँ कि भाई आप उस आर्टिकल को, जो उसमें इतना सारा चीज़ें सब आपस में मिक्स कर दिया गया है ना, उसको सेग्रीगेट कर करके हम लोग पढ़ें तो बेहतर तरीके समझ पाओगे।
जैसे डाउरी के बारे में पूरी कहानी समझाई गई, लेकिन डाउरी है क्या? डाउरी एक इलीगल डिमांड है, सभी को पता है, दहेज की बात हो रही है, इलीगल तरीके से डिमांड की जा रही है, कैश की, सामान की, प्रॉपर्टी की, और ये सब डिमांड यहाँ पर हो रही है। कह सकते हैं कि लड़की वाले के परिवार से, है ना, लड़की के परिवार को फोर्स किया जा रहा है शादी से पहले या शादी के बाद कि नहीं ये सामान भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फोर्स किया जा रहा है। पिता जबकि हर कुछ करता है अपनी लड़की के लिए, पिता सब कुछ करने की कोशिश करता है, शादी करता है जब, पूरी जो जीवन भर की पूंजी है, कमाई है, जमा पूंजी है, उसको लगाने की कोशिश करता है। हर परिवार वाला बेटर तरीके से अपनी बच्ची की शादी करने की कोशिश करता है। बट जो ये रियल इंसिडेंट्स हैं, फेक की बात नहीं कर रहा, फेक केसेस को तो मतलब डील करना सच में ज़रूरी है, बट ये जो रियल इंसिडेंट छुप जाते हैं ना, ये सच में शर्मनाक है। तो ये जो प्रैक्टिस है डाउरी की, ये वाकई में हमने प्रोहिबिट कर रखी है, इसके ऊपर में रोक लगा रखी है। इतना ज़्यादा यहाँ पर इंडिया में लीगल है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, आईपीसी जो एक्ट हुआ करता था उसके सेक्शन 304 में आपको ये केसेस देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन क्या ये सब चीज़ें रेगुलेट हो पा रही है? नहीं। मर्डर्स तो फिर भी हो रहे हैं ना, डाउरी की वजह से डेथ तो फिर भी हो रही है ना। डेथ को हम कब रोक पाएंगे? क्वेश्चन यह है। इतने सारे लॉज होने के बावजूद भी यूपी से जलाने का केस निकल कर आया, तमिलनाडु से इस प्रकार के केस आया। ये आइसोलेटेड केस नहीं है, ये तो वो केस है जो पब्लिक में आ जाते हैं। ये समझो हजारों केस ऐसे होंगे जो छिपाए रहते हैं, कभी सामने निकल कर नहीं आते। ऐसे सबसे ज्यादा केस होंगे, ये नंबर दुगने तुगने होंगे जो छिपे हुए होते हैं। वही तो बोला जा रहा है, लोग इसको कभी पब्लिकली लाना नहीं चाहते। लोग मतलब सोचते हैं सोसाइटी में क्या होगा, है ना, कैसी इमेज क्रिएट होगी, तो लोग अपनी इज्जत को देखते हुए इस चीज को यहाँ पर सामने लेकर नहीं आते, वरना केसेस ऐसे बहुत सारे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है, क्वेश्चन यह है कि आज भारत में इन्वेस्टिगेशन बहुत धीमी गति से हो रहा है, स्लो हो रहा है, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। 7,000 केसेस में से केवल 4,500 केसेस में ही चार्जशीट फाइल करी गई, बाकी केसेस इन्वेस्टिगेशन में फंस गए, बाकी केसेस फॉल्स केसेस में फंस गए, ठीक है, जो झूठे वाले आरोप है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रॉब्लम इंडिया में जो मैं कई बार बता चुका हूं, वो है लो कॉन्विक्शन रेट, कि भाई ये केसेस तो आ रहे हैं लेकिन उतने लोग मुजरिम साबित तो नहीं हो रहे। भाई यहां पर अगर 6,500 केसेस ट्रायल पर जा रहे हैं हर साल, तो केवल 6,500 में से 100 लोगों को ही मुजरिम साबित किया जा रहा है, 100 लोग ही क्रिमिनल घोषित हो पाए। आधे से ज्यादा केसेस में लोगों को क्षमा मिल जाती है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। वो यहाँ पर प्ली बार्गेन होता है, पिटीशन कर देता है कि भाई मुझे माफ कर दो, उस तरीके से यहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे केसेस भी बहुत सारे हैं जहां पर माफ कर दिया जाता है। कॉन्विक्शन रेट भारत में कम है। जब तक आप कॉन्विक्शन रेट पे काम करें, क्योंकि भारत में अगर कॉन्विक्शन रेट कम है, आप ज्यादा मुजरिम को साबित नहीं कर पा रहे जबकि क्राइम हो रहा है, तो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? इन्वेस्टिगेशन पे आ रही है कि भाई आप लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन में रिफाइनिंग करने की जरूरत है, ज्यादा डिटेल्स को इकट्ठा करने की जरूरत है, तभी आप यहां पर सटीक तरीके से केसेस को आर या पार कर पाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो मामला अटका रहेगा, झूलता रहेगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई, उस व्यक्ति जिसने क्राइम किया है वाकई में उसको छूट मिल जाती है, तो इसलिए कॉन्विक्शन रेट कम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम आता है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। आज देखोगे बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पे सबसे ज्यादा डाउरी से मर्डर हो रहे हैं भारत में। वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहां सभी जगहों पर 80% डाउरी डेथ के केसेस इंडिया में यहीं जगह से आ रहे हैं। दिल्ली में शहरों के हिसाब से बात करेंगे टॉप पर है। चैलेंजेस तो हैं सर, अब इन चैलेंजेस को डील कैसे करना है? पहली बात, इन्वेस्टिगेशन को इंप्रूव करना है, नए बदलाव करने हैं, अवेयरनेस कैंपेन चलाना है, भाई जो विक्टिम है उसकी प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है, उसके परिवार वालों को बचाना है। कई बार परिवार वालों को, लड़की के परिवार वाले जब केस कर देते हैं तो धमकी दिया जाती है, रियल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। और पुलिस को थोड़ा सा सेंसिटिव बनना पड़ेगा ऐसे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर। साथ ही साथ में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, लोकल पंचायत, सेल्फ हेल्प ग्रुप, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इन सब को मिलकर डाउरी फ्री मैरिजेस को प्रमोट करना होगा कि ज़्यादातर शादियां ऐसी हो जहां पर ये दहेज की मांग ना हो खासकर, ठीक है। ये जो मांग है, वरना मैंने आपको बताया फैमिली की साइड से पूरा करने की, हर एक चीज़ पूरी करने की कोशिश की जाती है, बट प्रॉब्लम क्या होता है जब फोर्स किया जाता है कि नहीं ये सब, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जब डिमांड यहाँ पर ये शादी के बाद भी लगातार बढ़ रही होती हैं, तो दोस्तों यहाँ पर फिर उसकी वजह से जो अत्याचार होता है महिला के ऊपर में, वो है एक बेहद शर्मनाक दृश्य। तो उसी को डील करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल क्या कहता है? तो अगला आर्टिकल पेज नंबर 12 के ऊपर में प्रेजेंट है, ये आप लोग देख पाओगे, जहां पर मेंशन किया जा रहा है टाइड्स टर्न फॉर मछलीपत्तनम। तो हम दोस्तों यहां पर बात कर रहे हैं मछलीपत्तनम पोर्ट के बारे में। याद रखिएगा, एक ऐसा पोर्ट जो बेसिकली एंशिएंट पोर्ट हुआ करता था, इस पोर्ट को वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, रिवाइव किया जा रहा है, नया पोर्ट बनाया जा रहा है।
ये पोर्ट कहाँ पे बन रहा है? पहली चीज़, लोकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन लोकेशन से ही बनता है। तो ये पोर्ट बन रहा है हमारा आंध्र प्रदेश में। 48% के आसपास कंस्ट्रक्शन तैयार हो चुका है इस नए ग्रीनफील्ड पोर्ट का। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है दो प्रकार के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। दोनों में फर्क क्या है? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जो बेसिकली पूरे स्क्रैच से तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से तैयार कर रहे हैं। बेसिक से तैयार करने का मतलब क्या है सर? बेसिक से तैयार करने का मतलब यह है कि एक जगह पूरा खाली मैदान पड़ा है, वहां पे पूरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे नई हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट, जहां पे मतलब कहने का मतलब है हॉस्पिटल बना हुआ है, उस पर एक माला और बनाया जा रहा है, ऊपर एक स्टोरी और डेवलप की जा रही है, यानी बस खाली प्रोजेक्ट को अपडेट करना। समझ रहे हैं? तो ये जो पोर्ट तैयार कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में, ये बिल्कुल स्क्रैच से बनना है। 48% कंस्ट्रक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्टेड यह है कि 2026 तक इस पोर्ट का कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। अब ये भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आइए चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि नोट से पढ़ना जरूरी है, उसमें आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। क्वेश्चन बन सकता है रिगार्डिंग मछलीपट्टनम पोर्ट, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो एंशिएंट नेम है वो है मसूला। तो फर्स्ट सेंचुरी एडी में इसको मसूला के नाम से हम लोग जानते थे। इसका लोकेशन कहां पर है? रिवर कृष्णा, कृष्णा नदी का जो माउथ वाला पोर्शन है, स्पेशली अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो ये रहा दोस्तों, यहां पर आंध्र प्रदेश। ठीक है, कृष्णा नदी आती है और वो कृष्णा नदी आकर इधर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसी जगह पर, इसी नदी पर, यहीं पर किनारे ये आपको दिख रहा होगा मछलीपट्टनम पोर्ट आपको नजर आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन है, जो मैप के जरिए लोकेशन हम लोगों ने समझी है, इसके थ्रू तो करेक्ट तरीके से पता चल चुका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी के माउथ पर ये सिचुएटेड है। तो ये पुराने ज़माने का पोर्ट था। यहाँ पर भी एक ऐसे पहले बंदरगाह हुआ करता था, और जिस बंदरगाह के थ्रू, क्योंकि ये बंदरगाह क्या होता है, जहाँ पे जहाज़ आते हैं सामान लेकर, जहाँ से जहाज़ जाते हैं सामान लेकर जाते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से होता है, ट्रेड होता है बहुत सारा। तो अगर आप देखोगे तो ये जो बंदरगाह है, एक समय पर पुराने ज़माने में रोमन्स से जब हम लोग व्यापार करते थे, अरब से व्यापार होता था, बाद में डच, फ्रेंच, ब्रिटिशर से व्यापार हुआ, तो उस दौरान इस पोर्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। 16th और 18th सेंचुरी के समय पर यह मेजर हब होता था। यहाँ पे बहुत सारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता था, पर्ल्स, स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट होता था। बाद में क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, मद्रास की साइड चेन्नई में ज़्यादा शिफ्ट कर गए। मद्रास जो पहले कहते थे, अब इसको चेन्नई कहते हैं, यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट हो गए और मछलीपट्टनम का जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो गया। तो एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट अब बनाया जा रहा है, मछलीपट्टनम के पास में ही बन रहा है ये नया पोर्ट। 48% कंप्लीट हो चुका है, दिन रात काम चल रहा है और टारगेट है 2026 तक इसको समाप्त करा जाए। इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंस ये होगा, भारत का ईस्टर्न कोस्ट, यानी भारत का जो ये ईस्टर्न रीजन है, इसमें एक मजबूती बढ़ेगी। इंडिया के सागरमाला प्रोजेक्ट को एक मजबूती मिलेगी। हमारा जो शिपिंग पोर्शन है ये ज़्यादा मजबूत होगा, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, इसलिए जो इकोनॉमी को बूस्ट है वो यहाँ पर मिलने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, और जो चेन्नई में पोर्ट है, नीचे विशाखापट्टनम पोर्ट है, उसके अलावा ककीनाडा पोर्ट है, ये सब मछलीपट्टनम के आसपास वाले पोर्ट हैं। ये जितने भी पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है। तो जो मछलीपट्टनम पोर्ट हम बना रहे हैं, करंट समय पर नया पोर्ट बन रहा है, इससे क्या होगा कि जो ये भीड़ है, क्राउडनेस है, बाकी सारे पोर्ट में जो एक कह सकते हैं बिजी लेन चलता है, उसको थोड़ा सा डाइवर्ट किया जा सकेगा क्राउड को, तो सभी जगह पे काम बहुत आसानी से हो पाएगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि अब पोर्ट पास में ही है, तो इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो दोस्तों ये वाला न्यूज़ आर्टिकल आपका पेज नंबर 7 पे प्रेजेंट है, साइंस वाले पेज पर, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस खाली एक दो ना प्रीलिम्स के फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक्चुअली में क्या हुआ है, साइंटिस्ट ने एक फिरोमोन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको फाइंड कर लिया है। इस फिरोमोन की वजह से जो लोकस्ट होते हैं वो अपने ग्रुप नहीं बना पाएंगे और उस ग्रुप को हम लोग ब्लॉक कर सकेंगे, बस खाली ये बात यहां पर बताई जा रही है। एक्चुअली में लोकस्ट क्या होता है, लोकस्ट के ग्रुप को क्यों रोकना है, जरा ये समझो। लोकस्ट इस तरीके से छोटे छोटे ये कीड़े टिड्डियां आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ग्रासहोपर की तरह यहां पर ये आपको टिड्डियां देखने को मिलती हैं। ये खतरनाक होती हैं, ये ना अपना पूरा ग्रुप फॉर्म कर लेती हैं। अकेला अगर इक्का दुक्का है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ग्रुप में इकट्ठा हो जाएं तो ये डिस्ट्रक्शन, एक तबाही मचा सकती हैं किसी भी देश के लिए, जो इंडिया ऑलरेडी फेस कर चुका है। आइए बताता हूं इसके बारे में। तो ये न्यूज़ आर्टिकल यह है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे अलग से मेंशन कर दिए गए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। लोकस्ट क्या है? लोकस्ट एक प्रकार का ग्रासहोपर है। ठीक है, एक प्रकार का ग्रासहोपर जैसा होता है, टिड्डियां जो होती हैं वैसे आपको ये देखने को मिलेगा।
लेकिन ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, खेतों के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये मैसिव ग्रुप को इकट्ठा करता है। और ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप जब ट्रैवल करता है, ये खतरनाक चीज है दोस्तों। ये ग्रुप लगभग 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल कर सकता है। आप इमेजिन कर रहे हैं, 150 किलोमीटर एक दिन में ट्रैवल करेगा, और अपने हिसाब से जितना बड़ा ग्रुप उतना ज्यादा फसलों को ये खा जाता है। तो हजारों हेक्टेयर की जो जमीन है, जिसमें किसानों ने अपना खून पसीना बहाकर इस तरीके से ये पूरा फसल लगाई है, उस फसल को ये बर्बाद कर देते हैं। चाहे इंडिया हो, भारत के चाहे पड़ोसी देश हो, चाइना वगैरह हो, वो इस चीज से सफर कर चुके हैं। 2019 से 20 में आपको पता है इंडिया में भी लोकस्ट अटैक हुआ था, जो पिछले 25 सालों में सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक था, जिसने सबसे ज्यादा नुकसान हमको पहुंचाया। तो सर ये आगे भविष्य में इस प्रकार का अटैक ना हो, इसके लिए, क्योंकि चाइना में भी अटैक हुआ था जब इंडिया में हुआ था, तो इसके लिए चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने एक नया रिसर्च तैयार कर लिया है। वो वाला रिसर्च मत समझना कि कढ़ाई तेल रखा और उसमें यहाँ पर लोकस डाले, काम खत्म। लेकिन ये नए प्रकार का ये दूसरा रिसर्च है, वरना चाइना के लिए तो फूड सोर्स है ना एक। तो चाइना ने अपना एक फूड सोर्स खत्म कर दिया है, ठीक है, चाइना ने एक फूड सोर्स खत्म कर दिया है। तो जो रिसर्चर्स हैं चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस के, इन्होंने एक स्पेसिफिक फेरोमोन बनाया, ठीक है, स्पेसिफिक फेरोमोन को खोज की है। फेरोमोन क्या होता है, इसको लिख लेना, एक केमिकल होता है जो एनिमल्स रिलीज करते हैं ताकि पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर सकें, ठीक है। तो ऐसे ही लोकस्ट होता है, ये लोकस्ट क्या करते हैं, ये एक केमिकल को रिलीज करते हैं। उस केमिकल का नाम है 4-विनिलैनोसोल। क्या नाम है? 4-विनाइल-लैनिसोल। अब इस वाले केमिकल के माध्यम से जो आपस की टिड्डियां हैं, ये सब एक दूसरे से अटैच होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं, और एक पूरा ग्रुप बना लेती हैं धीरे धीरे करके। और फिर धीरे करके दूसरी टिड्डी जो है, ये भी यहाँ पर ये जो फेरोमोन है इसको रिलीज करेगी, जिसका नाम है 4-विनिलैनिसोल, जिसको हम 4VA कहते हैं। तो इससे जो लोकस्ट अपना पूरा ग्रुप इकट्ठा कर लेते हैं। और अगर हम इसी को डिस्टर्ब कर दें तो, अगर ये डिस्टर्ब कर दें तो, क्योंकि ये जो फेरोमोन है ये अगर रिलीज नहीं होगा तो ग्रुप ही नहीं बनेगा। तो चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस ने यही ट्रिक करी है कि भाई इसको ब्लॉक किया जाए। तो उन्होंने एक तरीका खोज लिया है जिससे ये फेरोमोन को रोकेंगे, और इसको जैसे ही रोक देंगे तो ये जो ग्रुप है, ग्रुप नहीं इकट्ठा होगा। ग्रुप नहीं इकट्ठा होगा तो जो तबाही है, जो डिस्ट्रक्शन है, वो कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क? तो जो लोकस्ट है, मैंने आपको बताया नेचर में सॉलिटरी है, ठीक है। खाने के बाद जब ये खाना वाला खा लेते हैं, उसके बाद ये 4VA, वही जो मैंने आपको बताया 4VA प्रोड्यूस करते हैं, एक फेरोमोन प्रोड्यूस करते हैं अपने पैरों से। यहाँ पर ये एक केमिकल रिलीज करते हैं, और उस केमिकल से दूसरी और टिड्डियां इससे अट्रैक्ट होती हैं, सब एक साथ इकट्ठी होती चली जाती हैं, फिर सब एक साथ पैर रगड़ती हैं, जिससे ये सेरोटोनिन उनके बॉडी में इंक्रीज होता चले जाता है। सब एक ग्रुप बनाती हैं, फिर अटैक करती हैं बड़े लेवल पर। समझ रहे हैं? सॉलिटरी से यहाँ पर एक भयानक ग्रुप बन जाता है ये, जो तबाही मचा सकता है, हजारों हेक्टेयर की जमीन को, जमीन के ऊपर जो फसल है उसको साफ कर सकता है। तो ये जो प्रोडक्शन है 4VA का, 4VA समझ गए ना, 4VA क्या है? यही 4-विनाइल-लैनिसोल की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है, ये कब होता है? जब एक लोकस्ट एक प्लांट पे जाएगा, पौधे से, पौधे को खाया उसने, फसल को खाया, तो उस प्लांट में से एक और चीज होती है, इसका नाम है फेनाइल-लैनिनाइन। तो ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड दोस्तों यहाँ पर उस लोकस्ट की बॉडी में गया, और ये कंपाउंड अगर आप उस लोकस्ट की बॉडी में जब जाता है, तो याद रखिए इसके बॉडी में जो एंजाइम है, दो एंजाइम, स्पेशली 4VPMT1, ये एंजाइम कन्वर्ट हो जाता है 4VA में, ठीक है, यानी 4-विनाइल-लैनिसोल में। तो ये लैनिसोल फिर ये रिलीज करते हैं, जिससे ग्रुप को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि हमें इसका ये जो ये फेरोमोन है, इसको बनने से रोकना है, इसको स्टॉप करना है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने खोज लिया है, एक और केमिकल खोज लिया है, और उसका नाम है 4-नाइट्रीफेनॉल। क्या नाम है? 4-नाइट्रीफेनॉल। नाइट्रीफेनॉल क्या होगा? नाइट्रीफेनॉल MT1 के साथ में चिपक जाएगा, क्योंकि MT1 ही तो 4VA बनाता है, तो MT1 के साथ चिपक जाएगा और इससे 4VA नहीं बनाने देगा। तो 4VA नहीं बनेगा तो 4VA नाम का जो फेरोमोन है, ये लोकस्ट रिलीज नहीं कर पाएंगे। रिलीज नहीं कर पाएंगे, इनके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। बिहेवियर में चेंज आ जाएगा मतलब ये जो ग्रुप है वो नहीं बना पाएंगे। तो ये हमारा एक अल्टीमेट मेन पर्पस है। तो चैलेंजेस क्या है? अभी इसमें एक परेशानी है। परेशानी यह है कि सर ये 4-नाइट्रीफोल जो है टॉक्सिक है, जहरीला है। ये जहरीला है, कई बार फंजीसाइड में इस्तेमाल किया जाता है, सॉइल वाटर को पल्यूट करता है, तो हो सकता है इन टिड्डियों को नुकसान ज़्यादा ना पहुंच जाए, ठीक है। तो फ्यूचर सोल्यूशन यहाँ पर यही है कि 4VA का सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया जाए, और सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने के बाद में पहले टिड्डियों को एक साथ इकट्ठा किया जाए। इकट्ठा हो जाएंगे एक फील्ड के अंदर में, इनका ग्रुप बनेगा। तो जब जब ये ग्रुप इकट्ठा होगा, उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, जो हमने लोकस्ट बनाए हैं, खुद से बनाए, खुद से मतलब जिनके जीन में बदलाव कर दिया है,
ऐसे लोकस्ट जो ये फेरोमोन नहीं बना सकते, तो इनको छोड़ दिया जाएगा इसके ग्रुप में। अब इनका ग्रुप कुछ बना रहे हैं, कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो ये जो ग्रुप है दोस्तों वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके से एक स्वाम नहीं बना पाएंगे, एक बड़ा मैसिव ग्रुप नहीं बना पाएंगे। तो ये यहाँ पर पूरा तरीका अपनाया गया है, कुछ फ्यूचर सोल्यूशन शेयर करे गए हैं इस पूरे लोकस्ट को लेकर, लोकस्ट के ग्रुप को बनाने से रोका गया है। तो याद रखिएगा 3 से 4 चीज़ें हैं। एक है 4 वेनिलेनिसोल, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। दूसरा यहाँ पर है हमारा 4 नाइट्रीफेनॉल। क्वेश्चन बन सकता है ये दोनों चीज़ें क्या हैं। तो जो वेनिलेनिसोल है ये क्या है, ये फेरोमोन है। फेरोमोन क्या होता है, जो एक एनिमल केमिकल को रिलीज करता है साथ में ग्रुप को इकट्ठा करने के लिए। नाइट्रीफेनॉल का मेन पर्पस है इस एंजाइम को रोकना, यानी कि इस 4VA को बनने से रोकना, ताकि ये ग्रुप ना बनने दें हम सभी लोग। ये हो गया दोस्तों एक और आर्टिकल समाप्त। तो चलिए पेज नंबर 8 पर आते हैं। ये आपका एक और न्यूज़ आर्टिकल आ गया सामने जो बहुत काम का है। वेमेन स्टेम कैरियर्स एंड अ मोर रिसेप्टिव इंडस्ट्री को लेकर ये डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे जो राइटर हैं, एक हैं कांता सिंह, दूसरी हैं यहाँ पर अंतरा लाहिरी। इन दोनों का यहाँ पर कहना है कि महिलाओं को जॉब में वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ नौकरी में मिलनी चाहिए थी। हालांकि महिलाएं भी यहाँ पर ग्रेजुएटेड है ना, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, बहुत इन्होंने इसमें भी यहाँ पर वर्क किया हुआ है। लेकिन आज इनके प्रति हमें नई सोच की, नए रिफॉर्म की ज़रूरत है। और वो नया रिफॉर्म, नया बदलाव होगा कैसे, वो आइए दोस्तों यहाँ पर इसमें डिस्कस किया जा रहा है। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि ये आर्टिकल मैंने आपको पढ़ा दिया है अभी, लेकिन इस आर्टिकल के जो डिस्कशन है, ये पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना ऐसे लाइन टू लाइन, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका दिमाग इधर उधर होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको एक स्ट्रक्चर में डिसाइड किया, एक स्ट्रक्चर में सेट किया है। शुरू करें, चलिए। पहला है व्हाई इज दिस डे इंपॉर्टेंट। ये दिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, देखो आज ना 15 जुलाई है और हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं, ताकि जो हमारे नौजवान लोग हैं उनमें जो स्किल्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। क्योंकि हमने कल ये भी पढ़ा था कि आज भारत में प्रॉब्लम यह है कि स्किल्स का गैप है, वो लोगों के पास में टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो यूथ का पोटेंशियल, यूथ की एनर्जी ऐसे ही वेस्ट हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जोर दिया गया है कि किस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन ज़रूरी है, एक टेक्निकल ट्रेनिंग ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट रेडीनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप स्किल्स पे काम करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। जो कंपनीज जॉब में रिक्वायरमेंट होती है वो आप रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमें स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है स्पेशली इन 4 सेक्टर्स के अंदर में। याद रखिए, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टेम कहते हैं, याद रखिएगा। अब क्या बात हो रही है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो महिलाएं हैं दोस्तों इस स्टेम एजुकेशन में, स्टेम आप समझ गए, वही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो इस एजुकेशन में जो महिलाएं हैं वो उनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस एजुकेशन में होने के बावजूद भी उनको जो रोजगार मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। तो गैप बहुत बड़ा है कि वो एजुकेटेड तो हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। फैक्ट ये कहता है कि 43%, 43% इंडिया के जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं वो वेमेन हैं। आप इमेजिन करो, भारत में 43% स्टेम इन सेक्टर्स में ग्रेजुएटेड महिलाएं हैं, किसी भी इकॉनमी से सबसे ज़्यादा नंबर्स में है। लेकिन इन 43 में से केवल 27% वर्कफोर्स आपको महिलाओं का देखने को मिलेगा जिनको नौकरी मिल पाई है। आधे से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी नहीं मिल पाई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भाई एक बड़ा ड्रॉप ऑफ हो रहा है ना। जो वेमेन है वो डिग्रीज को बस खाली कमा रही हैं, डिग्री के बाद में एक्चुअल काम नहीं मिल पा रहा है। इसी को एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप कहते हैं कि भाई पढ़ाई तो करी है लेकिन उस पढ़ाई के हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। समझ रहे हैं? और ये जो प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं एक बैरियर को भी दर्शाती है। बैरियर को दर्शाती यहाँ पर यह है कि जो एक महिला है वो अपने इस एजुकेशनल अचीवमेंट को, डिग्री हासिल करिए, तो उस डिग्री का यूज़ क्या फिर जब नौकरी नहीं मिल पाई आगे? तो वो जो डिग्री का यूज़ है उसको पूरे तरीके से फुल अचीव नहीं कर पा रही है। और आज के समय पर जैसे जेंडर इक्वालिटी की समस्याएं होती हैं, है ना, तो इसकी वजह से भी दो असमानताएं होती हैं, महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता, इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पर इशू है। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को डील कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी इकॉनमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आता है। आपको पता है ये जो PLFS होता है ये क्या करता है? ये दर्शाता है कि हमारी इकॉनमी के अंदर में, हमारे देश के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग पर्सनस हैं। तो जो ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको देखने को मिलेगा वो 41.7% के आसपास है। यानी देश में जो महिलाएं जितना काम कर रही हैं वर्कफोर्स में वो 41.7% है। जबकि गांव वाले क्षेत्रों में ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिला है, अर्बन क्षेत्रों में केवल 25.4% है।
तो प्रॉब्लम यह है कि गांव में ज़्यादा एग्रीकल्चरल जॉब्स हैं, इनफॉर्मल जॉब है, इसलिए गांव के अंदर में ज़्यादा महिलाएं कह सकते हैं कि कहीं ना किसी प्रकार के वर्कफोर्स में शामिल हैं। लेकिन शहर में बैरियर्स ज़्यादा होते हैं, रुकावटें ज़्यादा होती हैं, सेफ्टी की समस्या है, ठीक है, बच्चे की केयर करना, फिर आगे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटी के कुछ यहाँ पर लॉज, उसके अलावा जॉब फ्लेक्सिबल ना हो पाना, जॉब में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, तो उससे परेशानियां होना। तो प्रॉब्लम यहाँ पर एजुकेशन नहीं है, एजुकेटेड तो हैं सभी लोग, एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, प्रॉब्लम है कि सूटेबल वर्क कंडीशन नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को, ये बात राइटर कहती हैं। वो सूटेबल वर्क कंडीशन उन सभी लोगों को देने की ज़रूरत है। और आप दुनिया से कंपैरिजन करोगे तो यूनेस्को ने यहां पर एक डिटेल पब्लिश की है और यूनेस्को ये कहता है 31.5%, केवल 31.5% रिसर्चर्स दुनिया भर में जो रिसर्चर्स है वो महिलाएं हैं। जबकि इंडिया की जो सिचुएशन है दोस्तों वो बिल्कुल अलग है। भारत की साइड से महिलाओं का योगदान बहुत कम है रिसर्चिंग वाले फील्ड में, तो हमें यहां पे सुधार करने की जरूरत है। दूसरा, इकोनॉमिक इंप्लीकेशन देखोगे तो एक बात ये भी बोलती है, मैकेंजी की रिपोर्ट आती है, मैकेंजी की बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है। मैकेंजी ये कहता है कि अगर 68 मिलियन महिलाएं, 68 मिलियन ज्यादा महिलाएं, 68 मिलियन जो वेमेन है वो अगर भारत के अंदर वर्कफोर्स को ज्वाइन कर लें, रोजगार कर लें, तो इंडिया की जो जीडीपी है वो $700 बिलियन से बढ़ सकती है। और अगर 50% फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन हमने ऐड कर लिया तो इससे सीधा भारत की जीडीपी में 1% का कह सकते हैं कि इंक्रीमेंट आ जाएगा, ये वर्ल्ड बैंक कहता है। तो कहने का मतलब है भाई ये सब दर्शाता है, जेंडर इंक्लूजन को दर्शाता है कि महिलाओं को इकोनॉमी में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जिससे हमारे इकोनॉमी बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल उनके पास में भी है, बट द थिंग इज वो वर्क प्लेस उनको नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि भाई फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और बहुत सारे जो रिफॉर्म्स है उनका एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बेहतरीन तरीके से काम किया, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर में यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर जेंडर बजटिंग देखोगे तो सरकार ने जेंडर बजट को पिछले कुछ समय पर बढ़ाया भी है, जिससे महिलाओं को लोन्स वगैरह भी मिले हैं, जो बिजनेस वुमेन आपको देखने को मिलेंगी, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना। तो करंट समय पर क्या हो रहा है कि कुछ लॉज वगैरह चलाए तो गए हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर पता है क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आज सोसाइटी में वो प्लेस इनको नहीं मिल पा रहा है। कई बार सोसाइटी के स्टीरियोटाइप्स जैसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, जैसे कई बार बोला जाता है कि जो नौकरी है वो केवल पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए नहीं है। आज भी हमारे सोसाइटी में कई सारी जगहों पे ये रूढ़िवादी सोच चलती है, ठीक है, पुराने ज़माने के लोग हैं, रूढ़िवादी सोच यहाँ पर वो चलती है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि जो मैकेनिकल जॉब्स है वो मैस्कुलिन है, ठीक है, जो कोडिंग वगैरह है वो लड़कियों के लिए नहीं है। तो ऐसा माइंडसेट करंट समय पर भी डोमिनेट है, चल रहा है, जिसकी वजह से भी फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, महिलाओं के पास स्किल नहीं है क्या, स्किल है, डिग्री नहीं है क्या, डिग्री है, क्षमता नहीं है काम करने की, क्षमता भी है। तो रियल इशू क्या है, रियल इशू है वो हॉस्टाइल वर्क प्लेस, जहां पे वो काम करने जा रही है वहां पर सेफ्टी, लैक ऑफ मेंटोरशिप, आगे कोई मेंटोरशिप नहीं है कि भाई कैसे क्या करना है, फैमिली का प्रेशर, और जब नौकरी मिल भी जाती है तो काम भले ही वो मेल के बराबर कर रही हो लेकिन वो पेमेंट नहीं मिल पाती, सैलरी इक्वली नहीं मिल पा रही है, तो अनइक्वल पे। तो ये प्रॉब्लम है। फिर शादी हो जाती है, शादी को लेकर समस्याएं, फिर शादी के बाद में मैटरनिटी स्टेज है, प्रेगनेंसी की स्टेज को यहाँ पर संभालना। तो इंडस्ट्री को ये समझना होगा कि जो वेमेन है, वेमेन को केवल हायर नहीं करना है, सपोर्ट भी करना है। वेमेन के जो रोल हैं वो फ्लेक्सिबल हैं, वो फ्लेक्सिबल रोल्स को समझना होगा कि उनका केवल एक वर्क नहीं है, बहुत सारे और भी वर्क सोसाइटी में, घर के, वो सब यहाँ पर करना है। तो उसके हिसाब से हमें सिचुएशन को डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन वेमेन वेस्टर्न प्रोग्राम लेकर आता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार, गुजरात की सरकार और माइक्रोन फाउंडेशन, ये तीनों ने मिलकर यहाँ पे बोला कि हम महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देंगे और वर्क प्लेस में सेफ्टी प्रोवाइड करवाएंगे, सेफ्टी सेशंस वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। जो ये रूढ़िवादी सोच है इसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे और भी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, जहाँ पे अलग अलग हमारी राज्य सरकारें, कुछ कंपनीज साथ में मिलकर इसको लेकर अवेयरनेस फैला सकती हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का नहीं है, अफोर्डेबिलिटी का नहीं है, क्वेश्चन यह है कि हम महिलाओं को सशक्त करने के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना कर नहीं सकते। हमें इन्वेस्ट करना होगा अगर भारत को आप 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, नई पॉलिसी, इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन, भाई जहाँ पे महिला काम करने जा रही है, सेफ्टी, एक इक्वल पे होना और काम में फ्लेक्सिबिलिटी होना, माइंडसेट चेंज होना, फैमिलीज़ के, स्कूल के, एम्प्लॉयर्स के, बहुत सारे बदलाव करने होंगे। देन उसके बाद में हम एक बढ़िया स्ट्रक्चर चेंज कर पाएंगे।
क्योंकि बात यह है कि व्हेन अ वेमेन अर्न्स हर वॉइस एकोज अक्रॉस डिनर टेबल, शॉप फ्लोर्स एंड पॉलिसी रूम्स, डिसीजन मेकिंग में बड़ा रोल महिला का बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये आपका एस्से में भी बड़ा रेलिवेंट रोल प्ले कर सकता है। देखो ऐसे टॉपिक ऐसे में पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्टली ऐसे में आपको ऐसे टॉपिक दे दिए जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर आप डील कर सकते हैं केवल इसी क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे पहला टॉपिक है द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल कैन स्टीयर द नेशन। ठीक है, यानी कि वो हाथ, वो माँ के हाथ जो स्पेशली बच्चे को शुरू से पालते हैं, वो आगे नेशंस को भी पूरी तरह से सही जगह पर लेकर जा सकते हैं। दूसरा, एम्पावरिंग वेमेन, जो महिला है उसको सशक्त करना, यही यहाँ पर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मेन आधार, मेन की हो सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है। चाहो तो आप इन दोनों थीम के आधार पे अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा डिस्कशन, आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है समाप्त। सभी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।